subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 11th English Pillars of Democracy. इसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन द टाउन एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट ऑफ महू, नाउ डॉक्टर अम्बेडकर नगर इन मध्य प्रदेश। ये महू टाउन जो है ये पहले मिलिट्री कंटोनमेंट हुआ करता था और वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर भी था और वहीं पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पैदाइश हुई। ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। उन्होंने अपनी जो तालीम थी, आला तालीम, वो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से हासिल की। ही सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड द डॉक्टरेट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसके बाद उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA से, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। He was also assigned the big and challenging task of framing the Constitution of India in the capacity of the chairman of drafting committee। अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये काबिलियत थी कि उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और वो भारत के संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं। ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्ना मोस्टली फॉर हिज डेडिकेशन एंड कमिटमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। और उन्हें बाद के वक्फे में भारत रत्न के इनाम से भी नवाजा गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ही बुलंद इक़दार, बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के लिए अपनी तवज्जो दिलाई थी, जिसमें आज़ादी, उख़्वत और मसावत यानी लिबर्टी यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी मसावत, सब यकसा होना, मसावी होना, एक जैसे होना, एंड फ्रैटर्निटी और भाईचारा होना। अकॉर्डिंग टू हिम दीज प्रिंसिपल्स विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग नेशन। उनके मुताबिक भारत को यही इक़दार, यही उसूल, प्रिंसिपल्स एक स्ट्रॉन्ग मुल्क, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे। ही इज़ ऑफ द व्यू डैट हीरो वर्शिप इज़ अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप एंड द कोलैप्स ऑफ द नेशन। और वो जानते थे, वो कहते थे कि हीरो वर्शिप यानी किसी शख्स को हीरो मान लेना ये किसी सोसाइटी के डिग्रेडेशन का एक काम है और वो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है और उससे भी कोई भी मुल्क तबाह हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट मेरेली इन द फॉर्म बट आल्सो इन फैक्ट व्हाट मस्ट वी डू। अगर हम डेमोक्रेसी को क़ायम करना चाहते हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं, नॉट मेरेली इन द फॉर्म बट आल्सो इन फैक्ट, बल्कि हकीकत में, फैक्ट यानी हकीकत में, व्हाट वी मस्ट डू, हमें क्या करना होगा। द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज़ टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ इन माई जजमेंट यानी उनके मुताबिक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुताबिक, वी मस्ट डू इज़ टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को क़ायम करना होगा यानी उसके तरीक़ाकार को, ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम अपने समाजी और माशी, सोशल यानी समाजी, इकोनॉमिक यानी माशी जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जो मकासद है, मकसद है, उसे हम हासिल कर सके। When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. when there was no way left for constitutional methods यानी दस्तूर के तरीक़े से पेश करदा जो मकासद है उसको हासिल करने का कोई अगर हमारे पास तरीक़ा नहीं रहेगा, फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम माशी और समाजी कोई मकासद हासिल नहीं कर सकते, देयर वॉज़ अ ग्रेट डील ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। और वहाँ पर बहुत सारे गैर क़ानूनी, गैर आइनी, गैर दस्तूरी जो तरीक़े हैं वो वजूद में आ जाते हैं।
But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. लेकिन जहाँ पर आइनी यानी दस्तूरी या क़ानूनी तरीक़े राइज होते हैं, तैयार होते हैं, वहाँ पर गैर क़ानूनी तरीक़ों के लिए कोई जगह नहीं होती. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned the better for us. अब ये जो तरीक़े हैं, ये जो मेथड है, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, ये ग्रामर ऑफ एनार्की है. अब ये ग्रामर ऑफ एनार्की क्या होता है? ग्रामर ऑफ एनार्की अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. यानी एक किस्म की बेरब्ती होती है, बेहुक्मी आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है. क्यों आता है? ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. यानी जहाँ पर जो क़ानूनी तरीक़े हैं वो राइज नहीं होते और उसकी वजह से अनार्की फैल जाती है. एंड सूनर दे आर अबैंडन्ड द बेटर फॉर अस. और बहुत जल्दी में अगर हमने उसको दरकिनार कर दिया, इसको दूर किया, तभी बेहतर होगा. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy. अब दूसरी चीज़ क्या है? वो है तरीक़ेकार जिसमें हम ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, तज्ज़िया करेंगे, जिसके बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इससे पहले हमें बताया है, ताकि हम डेमोक्रेसी को क़ायम करने की कोशिश करें. नेमली नॉट टू ले देयर लिबर्टीज़ एट द फीट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन. यानी अपनी आज़ादी किसी बहुत बड़े आदमी के सामने भी झुकने नहीं देना है. यानी बड़े से बड़ा शख्स हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके सामने हमने अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है. और टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस. और फिर ऐसे आदमी के जो पावर्स होते हैं, क़ुव्वतें हैं, वो उसे कौन दे रहा है? जैसे कि भारत के चाहे वो चीफ़ जस्टिस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, सबको पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है. और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर दे रहा है वो उसके इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक है, तो उस बारे में हमें समझना होगा. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री. अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम उनका एहसान माने, उन अजीम लोगों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, खपा दी है. रेंडर्ड, गिव अप और कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग, सबवट, ओवरथ्रो और डिस्ट्रॉय. अब जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है मुल्क के लिए, तो उनकी सर्विस को मान सकते हैं हम. जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उसके अलावा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, पंडित नेहरू है, गांधी जी है. इन्होंने क्या किया? अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है मुल्क को बनाने में. तो इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग सर्विस दिए है, तो उनका हम एहसान मान सकते हैं. बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस. लेकिन इस ग्रेटफुलनेस को भी कुछ लिमिट्स होती है. यानी जिनकी जो अज़मत है उसकी भी कोई लिमिट है. ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लार्जर दैन कंट्री नहीं कर सकते. एज हैज़ बीन वेल सेड बाय. चूँकि ऐसा इस बारे में एक बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है. किसने कहा है? द आयरिश पैट्रियट डैनियल ओ'कॉनेल. ये आयरिश जो हुब्बुल वतन थे, पैट्रियट थे, डैनियल ओ'कॉनेल, उन्होंने कहा था, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी, एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी. अब ये 3 बहुत ही अहम बातें की गई है. यहाँ पर बात की जा रही है, कोई भी इंसान इतना बड़ा कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, अपने एजाज़ से बड़ा वो ममनून और एहसानमंद नहीं हो सकता. नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी. कोई खातून, कोई औरत इतनी ज़्यादा एहसानमंद नहीं हो सकती उस कीमत पे जिसमें उनकी चैस्टिटी यानी प्योरिटी, वर्चू और मॉडेस्टी यानी उनकी इक़दार, पाकीज़गी को अगर हम जांचने की कोशिश करें, तो उससे बढ़कर वो उसके वक़ार और वो उसकी औरत की तमाम चीज़ों से बेहतर होती है, तमाम चीज़ों से बढ़कर है. एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी. और कोई भी मुल्क, कोई भी नेशन अपनी आज़ादी से बढ़कर नहीं हो सकता.
दिस कॉशन इज़ फॉर मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया दैन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। अब ये जो चीज़ है, ये जो एक किस्म का कॉशन दिया गया है, इंतबाह दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत के यानी इंडिया भारत के उपलक्ष्य में। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, भक्ति और व्हाट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि हम हीरो वर्शिप करने लगे। अब हीरो वर्शिप क्या होता है? वेरी ग्रेट एडमायरेशन ऑफ समवन एंड अ बिलीव डैट दे आर स्पेशल और परफेक्ट। अब ये हीरो वर्शिप है, जैसे कि चाहे वो इंदिरा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, राजीव गांधी हो, तो या फिर अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये सब हीरो वर्शिप की मिसालें हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनको डिवोशन में उनको बहुत ही गैर मसावी तरीक़े से बड़ापन दे देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिक्स अगर होती है उसके ऊपर, जैसे कि बाय द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भारत में इस बारे में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पंडित नेहरू है। ये 1947 से 1964 तक कुल 17 साल तक के भारत के वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये क्यों? उनका जो करिश्मा था, उनकी जो हीरो वर्शिप की क्वालिटी थी, उसकी वजह से वो 17 साल तक के भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, यानी भक्ति जो होती है वो किसी मज़हब में होती है, और उसका वजह क्या है? नजात पाना। सैल्वेशन यानी नजात पाना, रूह को नजात देना। बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज़ ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। लेकिन भक्ति को अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, सियासत में, पॉलिटिक्स में, तो वो क्या करता है, हीरो वर्शिप जो है ये क्या करती है, ये डिग्रेडेशन करती है। डिग्रेडेशन यानी डिटोरिएशन, कमतर होना, वर्सनिंग इन इक्वालिटी यानी किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब हो जाना, एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, और उसकी वजह से क्या होता है, वो इंसान जिसे आपने हीरो बनाया वो डिक्टेटर बन जाता है। ऑन द 26 जनवरी ऑफ 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। 26 जनवरी 1950 से हम एक ऐसी ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं जहाँ पर तजादात है, कॉन्ट्राडिक्शंस है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर क्या बात होता है, पॉलिटिक्स में हमारे पास मसावत है, यानी पॉलिटिक्स में हम जाएंगे तो सबको वोट देने का बराबर का हक़ है, हर कोई बराबर वोट मारेगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पारसी हो, चाहे वो कबायली हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सबके राइट एक जैसे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स से बाहर जाकर अगर आप सोशल, समाजी और इकोनॉमिक और माशी ज़िंदगी में देखेंगे तो वहाँ पर गरीब अमीर का, ज़ात पात का बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नाइजिंग द पीपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इस बात की तरफ इशारा करते हैं तो इसमें एक ख़ास बात समझ में आती है कि वन मैन वन वोट का जो वैल्यू है तो वन वोट वन वैल्यू में तब्दील हो जाता है, लेकिन वो हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में यानी समाजी और माशी ज़िंदगी में वो उतना कारगर नहीं होता। वी शैल बाय रीज़न ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। आखिरकार हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ पाते और वन मैन वन वैल्यू को हम डिनाई कर देते हैं, उसके उसूल को तोड़ देते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।